देखिए, दिल्ली में इस बार जो है बहुत ही, मैं कांटे का मुकाबला नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला मुकाबला जो अभी तक नज़र आ रहा है। Despite the variation in demography that you were referring to, what are some of the key issues based on which the people voted this time? This time, the first and foremost issue, I would say, the personality. This is the first time, though it has always been there, but this is the first time two tall personality likes of Arvind Kejriwal when it comes to assembly election of Delhi, particularly. And this time Narendra Modi is also being referred as straightway, in the contest. सरप्राइजिंगली आप विंटर की बात कर रहे थे और विंटर में एयर क्वालिटी दिल्ली में बहुत बड़ा इशू Pollution, है, सबको परेशान करता है, pollution is लेकिन सरप्राइजिंगली उस लिस्ट में पोल्यूशन का नाम कहीं नहीं था। एब्सोल्युटली, बिकॉज पोल्यूशन का नाम तो है, बट जो शुरू के 4-5 बड़ी चीजें होती हैं, आम बोलचाल की भाषा में रोजमर्रा के विषय के, जी वो जी जी सबसे जी। ऊपर है, पोल्यूशन उसके नीचे आता है, बट वो थोड़ा बाद में है। गार्बेज कलेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर इज अ बिगर इशू देन पोल्यूशन और दी यमुना। मोटा मोटा इस बार रेंज क्या होने वाला है नंबर ऑफ सीट्स का? अगर आप एग्जैक्टली बताना चाहते हो तो एक लंबी सी बड़ी सी रेंज लेकर बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि कहने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक आज की डेट में मैंडेट पक्का देती, क्लियर देती है। कोई उसको शक या सवाल नहीं करती, कोई स्प्लिट मैंडेट नहीं देती, कोई भंग असेंबली नहीं देती। I'm Abhishek Singh and you're watching the Hindustan Times. AAP wants to retain power and BJP of course wants to wrestle power away from the incumbent. In the run-up to the Delhi elections, the national capital looked like a battleground. The democratic kind of course. Congress also had a role to play, but as per experts, more of a spoil sport primarily for AAP. With the fate of the candidates now sealed in the ballot box, it is time for the psephologist to speak and tell us who is going to form the government in Delhi. And we have just the right man for that job. Chairman and Managing Director of Access My India, Mr. Pradeep Gupta. Thank you, Mr. Gupta. Thank you for taking out the time and talking to us. Thank you. This was a very hard-fought battle, both for AAP and BJP. Of course, the fates of the candidates have been sealed in the ballot box today, and the results are going to come out on 8th. But based on your conversations with people, based on your conversations with your team members, based on the numbers that you're probably looking at this point in time, who do you think is in the lead? Who do you think is going to form the government in Delhi? क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली में इस बार जो है बहुत ही, मैं कांटे का मुकाबला नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला मुकाबला जो अभी तक नज़र आ रहा है। उसका कारण ये है कि मैं देखता हूँ जो सारी डेमोग्राफी और ज्योग्राफी होती है, हर डेमोग्राफी जैसे स्टार्ट करें कि जाति एक बड़ा रोल प्ले करती है, तो जाति तो है ही, जैसे ही आप समुदाय और स्टेट वाइज, प्रांत वाइज बिलोंगिंग देखते हैं कि पूर्वांचली कैसे वोट कर रहे हैं, उत्तराखंडी कैसे वोट कर रहे हैं, बंगाली कैसे कर रहे हैं, साउथ इंडियन कैसे कर रहे हैं, वहां पर भी वेरिएशन है, जातियों में भी वेरिएशन है। फिर सबसे बड़ी चीज दिल्ली में जो प्ले पे है इस बार एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, वो है जेंडर। महिलाओं का रुझान एकदम अलग है, पुरुषों का रुझान एकदम अलग है। देन इनकम वाइज भी ये रुझान चेंज होते हैं कि लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड अपर मिडिल क्लास, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर जैसे ही दिल्ली की बात करें तो स्लम वर्सेस कॉलोनी वर्सेस कोठी, चलो कोठी की संख्या तो 10-15% ही रिप्रेजेंटेशन है, बट कॉलोनीज में भी अनऑथराइज कॉलोनी और प्रॉपर कॉलोनी, ऐसे ही स्लम में कॉलोनी, हर एक विधानसभा और हर एक लोकसभा के हिसाब से भी काफी परिवर्तन है। फिर जैसे ही दिल्ली आता है तो ऑक्यूपेशन और एक बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप ये देखिए कि आपके ऑटो वाले, रेली पटली वाले, जॉब्स में दो बड़ी यहाँ पे संख्या डिवीजन आ जाते हैं, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि इसीलिए इन सारी डेमोग्राफी को जो अभी हमारे पास डेटा मौजूद है उसको देखते हुए उस कोलेशन में टाइम लगता है, और जब इतना ज्यादा वेरिएशन हो डेमोग्राफी दर डेमोग्राफी, तो उसके लिए अभी कुछ कह पाना कि किस दिशा में हवा बह रही है
थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है. Despite the variation in demography that you were referring to, what are some of the key issues based on which the people voted this time? This time, the first and foremost issue, I would say, the personality. This is the first time, though it has always been there, but this is the first time two tall personality likes of Arvind Kejriwal, when it comes to assembly election of Delhi particularly, and this time Narendra Modi is also being referred as straightway, in the contest, in that sense. And why has that happened? Because generally that happens at the national level. Yeah. But this is the first time that BJP, earlier, last time it was Manoj Tiwari. Before that, it was Satish Upadhyay ji. They were in the forefront. But this time, if you see Sachdeva ji, he is definitely not in the forefront. Right. Modi ji is in the forefront, number one. Number two, now coming to the issues. So people have to select between two. One is the facilities and various social welfare schemes, measures, etc., of the state government of Arvind Kejriwal versus the promises made by BJP and the Congress. Right. Particularly when Modi, this time, he himself has said that whatever schemes and these measures are being done by the state government for the good of people or the welfare of the people, which will continue. Right. He's underlined this so many times, and BJP campaign, it is being underlined. So what are those major things? One was the 200 और 300 यूनिट के ऊपर पानी और बिजली ऑलमोस्ट फ्री, नंबर वन, बड़ा था. दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा में अस्पताल और स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी व्यवस्थाएं. 4 चीज हो गई. और उससे भी बड़ी चीज है, महिलाओं को फ्री बस राइड. यानी महिलाएं जब भी आप निकले, कोई भी कास्ट, कोई भी एज ग्रुप, किसी को भी आप बिलोंग करते हैं, आपको किसी भी बात के पैसे नहीं देने राइड करने के, ट्रांसपोर्टेशन के. ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट की ये सारी योजनाएं और व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह पे हैं. वर्सेस दिस टाइम बीजेपी हैज ऑफर्ड 2 big things for, particularly for the women, which is 25 rupees into their account, and that too they said 8 मार्च तक, यानी 1 महीने में डेट के साथ कमिट कर दिया. यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने गच्चा खाया लगता है, जो कि उन्होंने पंजाब में अपने वादे फुलफिल नहीं किए, और ना किए तो ना किए. उसके बाद उनके नेताओं के लगातार ये बयान आते हैं कि 5 साल के लिए सरकार बनी है ना, मीनिंग उनका थोड़ा कैजुअलनेस या असंवेदनशीलता जिसको आप कहते हैं टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कॉज में, वो एक डाउन हुआ. और दूसरी बात, जो सिलेंडर बहुत बड़ा मायने रखता है दिल्ली में, खासकर कि ठंड के दिनों में, जो कि 4 महीने तो ठंड रहती है दिल्ली में. सिलेंडर का कंजम्पशन 1.5 से 2 हो जाता है ठंड में, पर मंथ का कंजम्पशन. गर्मी के दिनों में वो 1 या उससे कम होता है. तो ये जो फ्री सिलेंडर की कहानी उन्होंने करी और 2500 रुपए की कहानी करी है, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है वो कंटिन्यू रहेंगी, ऐसा ये जो बोला, उसकी वजह से सडनली ये जो लोअर स्टेटा के लिए जो वेलफेयर मेजर्स होते हैं, सोशल वेलफेयर मेजर्स, दिस इज इन द बिगेस्ट प्ले. नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट. Now, for state government, though it is a matter of municipality, the garbage collection, to the large extent, drinking water also comes under Delhi municipal area to the large extent, of course, not in a broader sense, but that quality of water, one is the supply of the water, the continuity of the water, second is the quality of the water, and second is the garbage collection, and third is Yamuna is a more of a emotional matter, but it leads to quality of drinking water in some areas. So that is another area which is at the play. Coming to the central government, now health, that Ayushman Bharat, which is being propagated and which is being availed across the country except Bengal and Delhi, that also being propagated largely, and particular post corona,
the number of people suffering from the health issues is much larger than 5 years back. So suddenly this become a very, very important for a middle class families. So these are the thing which is at the play and people have to see. इंटरेस्टिंगली मैं वेट कर रहा था जब आप बता रहे थे अबाउट ऑल द थिंग्स व्हिच वर एन इशू इन दिस इलेक्शन. सरप्राइजिंगली आप विंटर की बात कर रहे थे, और विंटर में एयर क्वालिटी दिल्ली में बहुत बड़ा इशू है, सबको परेशान करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उस लिस्ट में पोल्यूशन का नाम कहीं नहीं था. एब्सोल्युटली, बिकॉज पोल्यूशन का नाम तो है, बट जो शुरू के 4-5 बड़ी चीजें होती हैं जो आपको अक्रॉस द बोर्ड टच बेस करती है. नंबर 1, अक्रॉस द सीजन टच बेस करती है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में रोजमर्रा के विषय कहते हैं. वो सबसे ऊपर है, पोल्यूशन उसके नीचे आता है, बट वो थोड़ा बाद में है. गार्बेज कलेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर इज अ बिगर इशू देन पोल्यूशन और द यमुना. To what extent do you think Congress could have played a spoil sport as far as the Aam Aadmi Party is concerned? See, traditionally, particularly in Delhi, their demography, the alignment of Congress demography was Dalit and Muslims, or the minority. In Delhi particularly, which has been shifted largely when it comes to assembly election to Aam Aadmi Party. So question is, wherever these Muslim and Dalit, particularly there are 12 reserve seat for the Dalit and about 9 constituency where the Muslim population is in a good number. When I say good number, in the excess of 25%. In Okhla it is 55%. In Mustafabad it is 45%. 45, yeah. Where Congress performance matter, how much they split the vote of these community, Dalit and minorities, how much they will be able to dent and how much they will be able to gain the vote share of these, plus traditionally the upper and particularly in Delhi Punjabis. Right. They are banking largely on upper. When I say Baniye, not Brahman, but Baniyas, or to some extent Brahman also. Okay. And particularly Punjabis matter a lot when it comes to Congress, and particularly when they have been always the stronghold in Punjab, except the last time, which is also coming the Congress to Aam Aadmi Party, the Punjabi community, apart from Dalit and minorities. Right. So, मोटा इस बार रेंज क्या होने वाला है नंबर ऑफ सीट्स का? अगर आप एग्जैक्टली बताना चाहते हो तो एक लंबी सी बड़ी सी रेंज लेकर बता दीजिए. मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 10 से 15 सालों में इतने सारे चुनाव हुए हैं, करीब 3 बार हर स्टेट के चुनाव हो गए, तो ये मान लीजिए 30 मल्टीप्लाई बाई 5, 150 वो, और 3 लोकसभा इलेक्शन, राइट. 3 लोकसभा इलेक्शन और करीब 150 के करीब 15 साल में असेंबली इलेक्शन. नॉट इवन 10%, यानी 15 बार बहुत बड़ा नंबर है. 5 बार ही कह सकते हैं कि 5 बार ऐसा हुआ है कि जहां पर हंग असेंबली आई है. कहने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक आज की डेट में मैंडेट पक्का देती, कोई उसको शक या सवाल नहीं करती, कोई स्प्लिट मैंडेट नहीं देती, कोई हंग असेंबली नहीं देती, यानी हंग असेंबली नहीं देती है. सो जो भी जीते, मेरे पास आज ये नंबर्स नहीं है कि कौन जीत रहा है, बट मैं आपको और आपके दर्शकों को इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी जीतेगा अच्छे से जीतेगा. अच्छे से जीतेगा, मतलब क्लियर कट वो होने वाली है. अच्छा, और ये एक चीज और, काफी लोग बात कर रहे थे, देखिए लास्ट में जो कैंपेनिंग थी वो बहुत ही ज्यादा विट्रियोलिक भी हो गई. मतलब केजरीवाल का वो जो बयान उन्होंने यमुना के पानी के और ड्रिंकिंग वाटर के बारे में दिया, फिर चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में लिया, भाजपा में आप पर हमला बोला उसकी वजह से. देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, और मैं जब कहता हूँ तो मैं अपनी स्टडी के आधार पर कहता हूँ. प्रदीप गुप्ता अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कहते हैं. आई मीन दैट्स माय प्रोफेशन की जो जनता कह रही है उसको मैं रिपोर्ट करूँ. किसी के भी कुछ भी कहने से, बयानबाजी से आज तक कोई भी इलेक्शन में मुझे नहीं लगता 1 से 2% भी वोट का इधर या उधर हुआ होगा. क्या आप कहते हैं उससे किसी का कोई सरोकार नहीं है, सबका सरोकार है क्या आप करते हैं. कहनी और कथनी और करनी के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार है. गवर्नेंस का मतलब पब्लिक ये अच्छी तरीके से जानती है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. आप क्या कह रहे हैं,
प्रदीप जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मिनट्स अब काफी कम रह गए हैं, आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी जाना है, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर ये 2-3 क्वेश्चन मैं फटाफट आपसे पूछ लूं। वो पहला क्वेश्चन ये, जहां तक गवर्नेंस की बात आती है तो बीजेपी का आर्गुमेंट हमेशा से ये रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो डबल इंजन सरकार होगी, जो केंद्र सरकार आपको सुविधाएं देती आ रही है वो मिलेंगी, प्लस जो भी इलेक्शन के दौरान वादे किए गए, वादे दोनों तरफ से हुए। तो किसके वादे पर आपको लग रहा है ज्यादा जनता भरोसा कर रही? क्योंकि मैं बार बार घूम फिर कर उसी बात पे आ रहा हूं, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है, कम से कम ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठने वाला, कुछ अंदेशा दे दीजिए कि मैं किस ये तरफ कहूंगा कि इसका इसका आंसर यदि मेरे पास होता था, आई वुड हैव बीन हैप्पीली रिपोर्टेड दिस। चूंकि मेरे पास जिस चीज का जवाब नहीं है, मैं कुछ भी कहूंगा तो इट विल बी मिसलीडिंग मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूं, और वो आखिरी सवाल ये बताइए कि फिर इस इलेक्शन की हेडलाइन क्या होने वाली है? हेडलाइंस क्या होंगी जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को? इस इलेक्शन की हेडलाइन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस इलेक्शन की हेडलाइन ये हो सकती है कि एक बहुत ही रोमांचकारी इलेक्शन देखा जा रहा है, और उसके परिणाम क्या है बस उसका इंतजार करना है। पिछले दो, मैं क्यों रोमांचकारी कह रहा हूं, पिछले 2 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 70 में से 60 के ऊपर सीटें मिली, 62 और 67, ठीक है। उसके लिहाज से ये जरूर मैं कह सकता हूं, किसी भी पार्टी के लिए ये ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है कि 60 के ऊपर की स्थिति। उस लिहाज से रोमांचकारी मैंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है कि हर डेमोग्राफी, यानी इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, राइट, व्हाट वी डू इज ऑल अबाउट मैथ्स। तो इनको जब हम कोलेट करते हैं कि फर्क तो हो रहा है, हर डेमोग्राफी में वेरिएशन आ रहा है, बट किस डेमोग्राफी का कितना रिप्रेजेंटेशन है इस टोटल यूनिवर्स में, जब उसको हम कोलेट करते हैं तो दैट मेक्स मी इंटरेस्टिंग। और उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जो भी होगा बड़ा रोमांचकारी होगा। अच्छा, ये जो वोटिंग परसेंटेज है इस बार, अभी हमने 3 बजे तक के आंकड़े देखे हैं, तो तब तक करीब 46% वोटिंग हुई थी, जो कि पिछले साल से ऑब्वियसली नंबर कम है, बट इलेक्शन वोटिंग खत्म होने में 3 घंटे बाकी थे। तो क्या लग रहा है आपको, वोटिंग परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है? और आपको, चलिए आप बोल रहे थे 60 से ऊपर सीट शायद किसी भी साइड की नहीं आएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से, बीजेपी ने जो एनरोल्स बनाई हैं उनकी वजह से बीजेपी इस बार बहुत स्ट्रांगली इलेक्शन लड़ रही है, वैसी सिचुएशन नहीं होगी। तो वो जो आंकड़ा है कम से कम जीतने वाली साइड का, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। नहीं, मैं मान रहा हूं कि वो बिल्कुल स्ट्रांग होगा, और जिसके भी फेवर में होगा वो डिसिसिव मैंडेट होगा। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि हंग असेंबली नहीं होगी। हंग असेंबली नहीं होगी। चलिए, आई एम श्योर ये सुन के दिल्ली की जो जनता है वो ये तो खुश हो गई होगी कि कम से कम बीच पे तो नहीं लटकेंगे। बीच में की स्थिति पिछले, जैसे मैंने बताया ना, 153 इलेक्शन में से 5 ही बाकी ऐसे हैं जहां पर हुआ है, बाकी कुछ नहीं। 15 साल में जनता बिल्कुल मैंडेट डिसिसिव देती है, कोई सा क्या सवाल नहीं। क्योंकि पोलिंग से पहले कहा जा रहा था कि 60 से जितना ऊपर जाएगा वोटिंग प्रतिशत, उतनी आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, जितना नीचे रहेगा शायद उतना आपके फेवर में रहेगा। तो लेट्स सी फाइनली, मुझे लगता है कि 63 लास्ट टाइम था 2020 में, और 67 15 में था। यदि ये आंकड़ा, जो अब कुछ भी नहीं कह सकते कि जैसे महाराष्ट्र और उसमें लास्ट आवर में बहुत ही ज्यादा सर्ज देखा गया था, तो उस आंकड़े के संदर्भ में कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 63 से कम होने के चांस कम नजर आ रहे हैं मुझे। 63 के आसपास रहने के चांस नजर आ रहे हैं। क्योंकि 46 यदि वैसे लेते तो सिंपल गणित से बता रहा हूं मैं, गणित से, और किसी से नहीं बता रहा हूं। हमने ये देखा है कि एवरी आवर के हिसाब से यदि उसको जाएं तो बाकी के जो आपने बताया 3 घंटे बचे, 3 बजे से 6 बजे के दौरान ऑफिशियल जो टाइम है उसमें 5% का इजाफा हमको नजर आता है, और जो पीक आवर्स होते हैं उसमें 2 घंटे में 13% यानी 6.5% होता है। तो यदि हम उस 15 को इस 46 में जोड़ दें तो 61 हो जाता है। ये मेरा पॉइंट है। करेक्ट, आई एग्री। और जाते जाते ये बता दीजिए कि अगर वो 62-63 जो फिगर है उसके इधर हुआ तो किसके फेवर में है, और उसके नीचे रहा तो किसके फेवर में रहने के चांसेस है? थोड़ा और इंतजार कीजिए, वो आंसर मेरे पास नहीं है तो मैं कहां से दे दूं। मेरी हेड भी नहीं है कि मैं निकाल के कुछ दे देता। थैंक यू, धन्यवाद। टाइम का ध्यान में रखता हूं क्योंकि आपको नेक्स्ट शो में जाना है, बट आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच।